An Academy. Today we read History of 8th class, Chapter 8th, British Policy and Administration in Indian after 1858। इस लेसन में हम 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और उसकी नीतियों के विषय में पढ़ेंगे। You have learned in chapter 3 how the heroes of the first freedom struggle led their lives and give a severe jolt to British rules। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के जो वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अंग्रेज शासन पर प्रहार कर न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया वरन अंग्रेज शासन की जो नींव है उसको हिला दिया। तो अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के जो रणबांकुरे का कठोरता पूर्वक दमन कर दिया गया था, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की जो सरकार को झकोर कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है कि ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हुई। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन का निर्णय लिया। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, नवीन प्रशासनिक स्वरूप। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने इसमें क्या करा कि भारत के जो विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उत्तरदायी ठहराया गया था, तो इसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके अतः ब्रिटिश सरकार भारत कंपनी का जो समाप्त करने के लिए संकल्प किया गया। द एक्ट ऑफ 1858 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन करने की सोचने की जो क्रियावत करते हुए प्रथम 1858 में अधिकांश अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम में क्या कहा गया कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया जाए और भारत का जो प्रशासन है सीधे इंग्लैंड की जो महारानी है के अधीन कर दिया जाए। और इसमें है वायसर राय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। इसके बाद इसमें इस अधिनियम में बताया गया कि भारतीय जो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड भारतीय सचिव एवं इसकी परिषद का निर्माण किया गया और भारतीय सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस अधिनियम में ये लागू किया गया। क्वींस प्रोक्लेमेशन, इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। अब इसमें इंग्लैंड की जो महारानी ने घोषणा करी उसके विषय में बताया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इसी समय इंग्लैंड की जो महारानी ने एक घोषणा जारी करी जिससे भारत के कैनिंग ने इलाहाबाद के एक दरबार में उसको पढ़कर सुनाया। तो उसकी घोषणा क्या थी जो महारानी ने की थी? इसमें ये घोषणा करी थी कि अंग्रेज राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा, है ना, और भारतीयों के जो रीति रिवाज एवं प्राचीन परंपराएं हैं उनका सम्मान किया जाएगा और न्याय में समानता, उदारता, धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। इसमें और घोषणा करी उन्होंने कि भारत के जो राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा और उनके अधिकार उनको सुरक्षित रखेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत के जो लोगों के लिए नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। तो ये जो घोषणा इंग्लैंड की महारानी ने किया था। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन,
तो इसमें है इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, इसका कंट्रोल के विषय में बताया है कि इंग्लैंड में जो भारतीय प्रशासन है उसका कंट्रोल किस तरीके से इन्होंने किया। तो इस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था, तो इंग्लैंड के जो आर्थिक हित के लिए जो भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा। इसमें भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों में युद्धों का जो खर्च होता था वह वहन करता था। इसलिए भारत की जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाने लगा। इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरिएट, भारतीय सचिव एवं सचिवालय। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के जो पद का निर्माण किया गया था, तो इसमें उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का जो पूर्ण ध्यान रखता था तथा इंग्लैंड की जो संसद के प्रति उत्तरदायी था, उसकी सहायता के लिए उसने 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई और इंग्लैंड में इस कार्यालय को भारत सचिवालय कहा गया। इसे इंडियन ऑफिस भी कहा जाता था। इसमें अनेक विभाग बनाए गए। भारत सचिवालय के सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सभी खर्च की राशि भारत से वसूल की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, भारत सरकार, वाइसरॉय एवं उसकी परिषद। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन के लिए किए गए परिवर्तन में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। इसको सहायता के लिए इसने क्या करा, 4 सदस्य की एक परिषद बनाई गई। इसे कार्यकारी परिषद कहा गया। तो इस परिषद में इन्होंने क्या क्या अधिनियम जारी करे। इन्होंने 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कर्मचारी परिषद में न्यूनतम कितने 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति करने की स्थापना की गई और बाद में पुनः सदस्यों की संख्या में इन्होंने वृद्धि कर दी और प्रांतों में विधान परिषद स्थापित की गई। बंगाल, मुंबई एवं मद्रास में के बाद अन्य जो प्रांत हैं उनमें विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थीं, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की क्या अनुमति लेना अनिवार्य माना गया। इसके बाद 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई, उसे विधान परिषदों तथा प्रांतों की सीमाएं निश्चित करने या परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। और 1869 में गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल में 1876 को इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, मतलब रानी बनाया गया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर जो परिषदों को अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों के नियुक्त की व्यवस्था की गई। आगे चलकर इन्होंने 1999 में और 1919 में एवं 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के पास रही। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनः गठन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना ने अंग्रेज प्रशासन की नींव को हिला दिया था। जो अंग्रेजों की कल्पना के परे थी, भारत ने पुनः सैनिक अंग्रेज के विरुद्ध शस्त्र ना उठा सके, इसलिए सेना ने पुनः गठन की ओर विशेष ध्यान दिया और भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया।
ताकि वे अंग्रेज साम्राज्य से प्रसार एवं सुरक्षा के अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से सेना ने निम्नलिखित इसमें परिवर्तन किए। तो इसमें कौन कौन से उस सेना ने परिवर्तन किए? इसमें करा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपियन सेना को अंग्रेजी सेना से मिलाया गया। इंग्लैंड की जो सेना है सेना के पदाधिकारी व सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। सेकंड है, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और यूरोपियन सैनिकों की संख्याओं में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है, यूरोपीय एवं भारतीय सेनाओं की संख्या का जो अनुपात है, जहाँ बंगाल से 2:1 वही मुंबई एवं मद्रास में 3:1 रखा गया। नेक्स्ट है, सेना में जातिवाद के अधिकार पर नियुक्तियां आरंभ की गई। सैनिकों के में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, क्यूमायू, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसे रेजिमेंटों का गठन किया गया ताकि सैनिकों को राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो सके। और केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की कुल आय का लगभग 30% भाग सेना की व्यय में किया जाने लगा। इस तरह सेना का पुनर्गठन करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो। फूट नीति इन्होंने इसमें अपनाई ताकि सेना का कोई भी एक कंपनी विद्रोह करे तो दूसरी कंपनी के द्वारा उसे कुचल दिया जाए। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए विदेश भेजना प्रारंभ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासनिक विभाजन। 1858 के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसमें जो नियम है प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विभाजन करके नवीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई और प्रांतों, विधानों, परिषदों का गठन हुआ। और 1862 में बंगाल व मुंबई में और 1866 में उत्तर प्रदेश में, 1894 में पश्चिम बंगाल में और 1905 में की गई। अधिनियम के साथ जो दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और इसमें क्या गया, प्रांतीय स्वायत्त सत्ता भी लागू इसी में की गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें स्थानीय प्रशासन। इसमें स्थानीय प्रशासन में क्या किया गया? जो अंग्रेज सरकार के जो प्रमुख नीतियां तथा स्थायी प्रशासन का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यवस्था का आंशिक परिवर्तन के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। इसमें क्या हुआ, आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने का अवसर दिया गया। इससे एक और जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया में प्रोत्साहन मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, जो प्रत्येक स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका, जिला बोर्ड या ग्राम पंचायत अपने अपने क्षेत्र में प्रकाश, जल आपूर्ति, सड़क परिवहन, साफ सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने तानाशाही के कारण भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इकोनॉमिक्स पॉलिसी, 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया उसमें भारतीय संसाधनों के पूर्ण दोहन और शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया और भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि जो अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई थी, उनके जो भारत के जो उद्योग धंधे थे वो समाप्त होने लगे और भारतीय उद्योग का शोषण करने लगा। तो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हित की रक्षा के लिए बनाई गई थी। सिविल सर्विस, प्रशासन में जो सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें सिविल सेवा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों के उच्च अधिकारी पद के लिए प्रदान की गई। इसमें क्या हुआ कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षा में भाग लेने की अनुमतियां भारतीयों को मिली थी, किंतु वास्तव में भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि ये परीक्षा केवल इंग्लैंड में
एवं अंग्रेजी भाषा में होती थी। और जहाँ परीक्षा में बैठने के लिए उम्र क्या थी, 23 वर्ष थी। वहीं 80-60 में 21 वर्ष की, मतलब जो है 76 में 19 वर्ष की कर दी, जिससे भारतीय सिविल सेवा में भाग लेने के लिए सभी रास्ते लगभग भारतीयों के लिए बंद हो गए। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ब्रिटिश शिक्षा नीति में आरंभ में भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से क्या बनाया, गुलाम बनाया। इसमें 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल हो चुकी थी। 1820 तक भारत में अनेक मिशनियाँ स्थापित हो चुकी थीं जो अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य करती थीं, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य भारतीयों का हित नहीं वरन अधिक से अधिक लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था, ताकि कि ये लोग अंग्रेजी बोलें। और अंग्रेजी भारतीय लोगों को नहीं आता था, उनको अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं का अध्ययन का भी सुझाव दिया गया, जिससे अध्यापिकाओं को क्या परीक्षण का सुझाव भी दिया। पहली बार धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थाओं के अनुमोदन देने एवं छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भी रखा गया। और इसमें क्या हुआ, जो 1919 ईस्वी के जो अधिनियम में शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी थी प्रांतीय विधान मंडलों को सौंप दी गई। और क्या हुआ कि इसके अंतर्गत स्कूल में 6 वर्ष 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आरंभ की गई। आरंभ में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रत्येक लाभ भारतीयों को भले ही ना मिले, किंतु इससे भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित एवं समर्पित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन प्रिंस। भारतीय राजाओं से संबंधित 1858 ईस्वी में भारत के जो छोटे छोटे लगभग 562 जो राजा थे, इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में कहा कि जो भारतीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान का हनन नहीं किया जाना चाहिए, उसे पूर्ववत ही सुरक्षित रखना चाहिए। यदि महारानियों द्वारा राजाओं के सम्मान व अधिकारों का वादा किया गया किंतु उसका पालन नहीं किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की महारानी थी साम्राज्ञी घोषित कर दी गई और संपूर्ण भारत की सर्वोच्च शासन इंग्लैंड की महारानी को दी गई। इसमें क्या हुआ, भारतीय राजाओं के आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की हो गई और राजाओं के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप बढ़ाने लगे। इसमें क्या हुआ कि देश में धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता एवं जातिवाद के समीकरण बन चुके थे और भारतीय संप्रदायों का पूर्ण दोहन किया जा चुका था। आवश्यकता थी कि नवीन एवं स्वतंत्र भारत के सुयोन्यन एवं आर्थिक विकास हेतु सुगठित की। और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के साथ क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।